बढ़िया नहीं हो रही बारिश। ये छोटे वाली छाता ले लो, क्योंकि अब यहाँ देहरादून में तो वैसे हमेशा ही जरूरत पड़ती है। यहाँ पर थे भाई हम। रायपुर, राजपुर, वो जो एरिया है ना, जो हिल के पास में है, जितना पेड़ पौधे ज़्यादा है उधर, उधर तो भयंकर बारिश है। तो कहाँ रहता है हिमांशु? गढ़ी है। अच्छा, उधर क्यों रहता है? तो इधर क्यों नहीं रहता? अच्छा, करणपुर जाते क्या पटना? हाँ। तो ये अभी बना नहीं ना, अभी मैं इसको, सरकार तो क्या ही बनवाएगी, अपने आप बनवाना पड़ेगा ना। यहाँ से ऊंचा रास्ता पहले ऊपर, तब ये करना पड़ेगा। हाँ, तभी दीवार की साइड तो हमने ऊंचा किया हुआ है, वहाँ नहीं आया। इधर ही आगे, आगे ऐसे जाके ये नाला बना हुआ है इधर ना एक, सब वहाँ चला जाता है। क्या हुआ बिट्टू? चाबी कहाँ की? उधर की? पता नहीं यार कहाँ। चले शुरू करें फिर, देखो। ये सीख रहे थे हम, देखो। मध्यम प्रतिरोध में एक है वोल्ट मीटर एमीटर विधि, एक है सब्स्टिट्यूशन विधि, एक है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, एक ओम मीटर है, और एक है कैरी फोस्टर विधि, कैरी फोस्टर ब्रिज। आप लोगों को ये देखने की, करने की ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट आएंगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। तेजस ने इन सबके ऐसे वाट लगा रखे, और जो सही वाला है वो ऊपर मेरे स्टूडियो में रखा। सब निकाल रखे अंदर पंजर इसके। अरे छोटे वाला भी इतना शैतान है कि वो उठाता है तो वो भी नहीं छोड़ता चीज़ों को। जो तीसरे वाली विधि है, इसे देखिएगा, व्हीटस्टोन
ब्रिज। एक बच्चे ने ग्रुप की चैट मेरे साथ शेयर करी अभी सुबह ही, ITI का था कोई, हिमांशु उस बच्चे का नाम। तो उसने लिखा हुआ कि किसी ने पूछा कि भाई EAD वाले सर कैसा पढ़ाते हैं, तो उसने लिखा कि नहीं बेकार है, मैंने वहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी करी और ऑनलाइन भी, सिलेबस 2 साल में हुआ, जबकि मैं आप लोगों को जीवन में पहली बार ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं कहा यार कलाकार आदमी है ये मेरे कैरियर का पहला ऑफलाइन बैच है ITI बच्चों का, ITI का पहला। ऑनलाइन तो चल रहा है 2-2.5 साल हो गए होंगे, लेकिन ऑफलाइन ये पहली बार है, क्योंकि कोरोना के बाद आना ही है बुआ बच्चों का। 2020 के शुरुआत से तो कोरोना, 2020 में गया, 21-20 में गया। मैं क्या, लोगों ने झूठ बोलने का पूरा भयंकर ठेका ले रखा। देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, ये हमने वैसे बेसिक में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें और है जो ऐड करनी है। जैसे बनाना है भाई इसको, दो साल तो आज तक मैंने किसी JEE के बैच में नहीं लिए। आज तक हमने JEE में लिए 2 साल तो ना ये बच्चे भी होते हैं जो वायरस टाइप। अभी तो देखते रहो, फटाफट निपटा के रिवीजन पे लगेंगे भाई। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बेटा, ये धारा गई, ये A और B है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज V है, और R हमारा ये टेस्ट रेजिस्टेंस है जो हमें निकालना है, और S यहाँ पर स्टैंडर्ड है। ठीक है भाई, देखो इसे हम मेजरमेंट के तरीके से प्लस बेसिक दोनों तरीके से सीखते हैं। आप एक बात बताइएगा कि क्या आप A और B में, जो न्यूमेरिकल भी कराया था आपको मैंने इस तरह का, A और B के सापेक्ष में थेवेनिन सर्किट में बदल सकते हो इसे, मतलब VTH और RTH। देखो VTH और RTH सिखाना मेरा काम है, बेसिक का न्यूमेरिकल को तैयार करना। तो हमने कहा इसे दिए गए परिपथ को टर्मिनल A व B के सापेक्ष थेवेनिन में बदल दीजिए। ठीक है भाई, यहां देखो हमने कहा ठीक है जी, थेवेनिन मतलब VTH और RTH। बेटा ये R है, ये S है, ये P और ये Q है, और यहाँ है VTH। ये VA मान लिया इस पॉइंट पर A पर, और इस पॉइंट पर मान लिया VB।
देखो कुछ याद तो जरूर आएगा आपको, एक न्यूमेरिकल लिया था हमने जिसमें बाबू हमने ये ए और बी के सापेक्ष में वोल्टेज निकालना सीखा था। और मैंने आपको ये कहा था कि वी ए का मतलब आर के सापेक्ष वोल्टेज है और एक्स ये वी बी का मतलब एस में वोल्टेज है। देखो शायद याद आएगा आपको थोड़ा बहुत। वी टी एच बराबर में हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, है जी। और वी टी एच बराबर वी ए का मान है, ये पी और आर श्रेणी में है और पूरे के सापेक्ष वोल्टेज पूरे पे जो लगी है वो वी है। तो V इंटू किस में निकालनी वोल्टेज, R में, अपॉन R प्लस P माइनस V इंटू S अपॉन Q प्लस S। भाई VA का मतलब R में है, वही पुराने वाला जो हमने किया था वही काम यहाँ किया है। तो बेटा आपने यही काम देखा यहाँ, VTH बराबर V R अपॉन, ये हमने काम कर लिया, हमने इसमें नीचे एलसीएम ले लिया भाई बच्चों, R प्लस P और Q प्लस S। भाई लिखने को मैं डायरेक्ट लिखा देता, लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी रिवाइज हो जाएगा इसके बहाने। तो देखो यहाँ हमें मिल गया बेटा QR प्लस में SR माइनस के SR माइनस के SP, इससे इसमें गुणा होगी, इससे इसमें, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो VTH बराबर V हमें मिल गया यहाँ QR माइनस SP अपॉन R प्लस P और भैया Q प्लस S। ये हमें VTH का मान मिला भाई, ठीक है जी। अब हमने कहा जी काम और करिए, VTH तो निकालिए, RTH भी निकालो। तो RTH निकालते समय आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, है जी, बिल्कुल। तो ये तो P है ऊपर, नीचे R है, ये Q है और ये S है। यदि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दें, बाहर वोल्टेज V है तो शॉर्ट कर दिया, और भाई इस पे क्या निकालना है, टर्मिनल A और B के सापेक्ष में क्या है प्यारे बच्चों, RTH निकाले भाई से। तो देखो RTH क्या आप इसे इस तरह से बना सकते हो, ये है A। भाई A पर हमें प्रतिरोध जो निकालना है A और B पर, A पर दो रेजिस्टेंस है, एक तरफ R है एक तरफ P है। तो एक तरफ तो हमने बना दिया P, एक तरफ हो गया R, ठीक है जी। ये दोनों जुड़ रहे हैं देखो। अब यहाँ आगे क्या है भाई, इस बिंदु पर शॉर्ट पाथ है, तो शॉर्ट पाथ का मतलब हमने क्या सीखा, एक बिंदु मात्र है। तो हमने कहा जी एक बिंदु मात्र का मतलब ये है। अब इस पॉइंट से एक तरफ Q है एक तरफ S है, और इसे अगर जोड़ दे तो B है, ये बन जाएगा। ये बैलेंस एंड बैलेंस की स्थिति में है ही नहीं, अभी तो ये नॉर्मल है। और ये मेथड ऐसा है कि इससे आप, अगर आप VTH और RTH को निकालना जानते हो तो आप बिना स्टार डेल्टा कन्वर्जन के भी किसी भी सवाल का उत्तर बता सकते हो। अनबैलेंस में, बैलेंस में तो सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, लेकिन वो अगर अनबैलेंस में IG का मान पूछता तो आप ब्रिज में स्टार डेल्टा कन्वर्जन करके नहीं कर सकते थे, फंस जाते। तो तब आपके पास ये रास्ता है थेवेनिन वाला, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको करवाया ये। तो ये बताओ भाई A और B के सापेक्ष में प्यारे बच्चों क्या है यहाँ, RTH। तो RTH बराबर में PR अपॉन में P प्लस R, एक तो ये है, एक इसका तुल्य है जो QS बटे Q प्लस S। अरे भाई यही तो है RTH। नहीं आया ये है लिखाने मतलब, अरे नहीं यहां से छोड़, ये तो कर सकता है, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, दोनों जोड़ देगा। अब
हमने जब इसे VTH और RTH में बदल लिया तो एक परिपथ हमें ये मिला जी, ये तो VTH है, यहाँ हो गया सर ये RTH, और यहाँ पर है जी टर्मिनल A और B है जी। A और B के सापेक्ष आपने बदल लिया। अब A और B पर प्रतिरोध कितना है जी? अरे RG लगा है, RG की जगह कुछ भी हो सकता था। इसमें निकालना था तुम्हें धारा, निकालनी थी कितनी? IG। तो ये बताओ आप मुझे कि अगर आपको कोई भी अनबैलेंस की स्थिति में ब्रिज दिया जाता, आपको लग रहा होगा एक बार TG2 में ही 14 या 15 में एक ऐसा न्यूमेरिकल आया था, कभी याद आएगा तो कराऊंगा या देख के किताब में देखूंगा क्या था, वैल्यूज मुझे याद नहीं है, जिसका ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लास है नहीं है। जब मैंने मैसेज, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया, वो मैसेज मैंने यहाँ आके देखे, मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे लगा ये नज़दीक इसने कमरा ले लिया, नहीं तो मैं बुखार में भी क्लास ले लेता। ये मैंने मैसेज किया ही नहीं कि छुट्टी है नहीं है। हैं? मतलब क्लास होनी ही है, जब तक मैं मैसेज ना करूँ कि भाई क्लास की छुट्टी है, मतलब क्लास है। देखो भाई बच्चों, IG बराबर में VTH बटे RTH प्लस में RG। हाँ मतलब RL तो RG है और क्या, आपने ये रख लिया। तो ये हमें किसी भी लोड में या कहें किसी भी प्रतिरोध में ये हमें करंट दे देगा। अब ये बताइए कि IG का जो मान है, आपके सिलेबस में व्हीटस्टोन ब्रिज पूरे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में काफ़ी ज़रूरी है। IG बराबर बच्चों VTH का मान क्या है? आप कहेंगे जी V QR माइनस PS बाई R प्लस P और Q प्लस, और भाई बच्चों RTH प्लस में R, यही तो हुआ भाई। RTH का भी मान रख सकते हो आप। अब ये बताइए आप कि ब्रिज यानी सेतु के संतुलन की अवस्था में जो गैल्वेनोमीटर में धारा है यार, ये 0 है ना, होती है। तो अगर ये 0 रख दो आप यहाँ, तो ये जो नीचे वाले टर्म है ये इधर भगा दूं, 0 हो जाएंगे। इसे V को इधर भगा दूं 0, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि QR माइनस PS, अरे जो नीचे ये तो इधर कर दो आप, 0 होना तय है। तो QR बराबर में PS और R बराबर में P बाई Q इंटू S, यही तो मिला ना जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम पढ़ते भी है कि अपोजिट आर्म्स के प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है, यही तो ये है। ठीक है जी, तो इसे ऐसे हम लोग डेरिवेशन करके निकालते हैं। अब देखो, जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की चर्चा की है बेटा, तो इससे आगे 2-3 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। रुक जाओ थोड़ा सा। एक शब्द होता है संवेदनशीलता, जिसे आप कहते हो सेंसिटिविटी। देखो भाई बच्चों, संवेदनशीलता जो सेंसिटिविटी होती है, इसका मतलब होता है कि इनपुट में हल्का सा परिवर्तन जो आउटपुट को प्रभावित कर सके या बदल सके। जैसे कई अलग अलग प्रकार से आप समझ सकते हैं। आपकी बॉडी, मान लिया आपका जो शरीर है वो वेदर सेंसिटिव हो,
कि भाई वेदर से यानी मौसम से संवेदनशील बॉडी है, तो जब भी हल्का सा तापमान में परिवर्तन हुआ तभी तुम्हारी तबीयत खराब। ज़्यादा सेंसिटिव अगर बॉडी है, आपने कहा जी हीट से मेरे चेहरे की स्किन सेंसिटिव है, तो हल्का सा तापमान बढ़ा और तुम्हारे चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई। तो संवेदनशीलता का क्लियरली मतलब होता है कि यह एक अनुपात है आउटपुट और इनपुट का, लेकिन ये दक्षता नहीं है। दक्षता में आउटपुट और इनपुट की इकाई सेम होती थी, अगर वाट है तो वाट है। इसमें जैसे मैंने कहा आपकी बॉडी ये आउटपुट था, आपकी बॉडी पर जो चेंजेज आने थे, जो परिवर्तन थे वो आउटपुट था, और वेदर में परिवर्तन मतलब इनपुट था। आपने कहा जी संवेदनशीलता को और बताओ, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अरे नींद खुल गई, बारिश बंद होगी अब, हो रही है ना, ये आज पूरा ही दिन रहनी चाहिए यार, तभी तो देहरादून वाला फील आएगा। आपने कहा जी बाइक चलाते हैं, तो बाइक में एक्सेलरेट करना, रेस देना, वो इनपुट है, ठीक है भाई, और स्पीड आउटपुट है। आपने हल्का सा रेस में हल्का सा एक्सेलरेट किया तो स्पीड प्रभावित हो गई। इसी प्रकार से वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी देखिए, वोल्टमीटर में मीटर में पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ये आउटपुट है, और इनपुट हमारा वोल्टेज है। तो वोल्टेज हल्का सा बढ़ा तो तुरंत पॉइंटर ने दिखा दिया, अगर लो सेंसिटिव है तो बढ़ गया जी बेचारा, वो तो धीरे से अपना दिखा रहा है। तो संवेदनशीलता का मतलब होता है कि यह आउटपुट व इनपुट का अनुपात होता है। सेंसिटिविटी बराबर में आप लिखोगे आउटपुट अपॉन में आउटपुट अपॉन में इनपुट। चलो जल्दी से इसे लिखो, इसे उतार लो बेटा। अरे अब तो पूरे इंडिया में बारिश हो रही होगी भाई, हैं? हाँ कहीं भी हो, टर्मिनल कहीं भी हो बेटा, ये रिलेशन नहीं चेंज होगा। अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर आएगा, ये रिलेशन चेंज नहीं होगा।
उतार दिया। लिख लो इसे, और जो लिख ले बेटा वो पढ़ लें इसे। कोई बात नहीं, एक दो दिन में सभी जगह शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद में नहीं हो रही है। बारिश तो अच्छी होती होगी इलाहाबाद में भी, या कम होती है? हैं? नहीं, वही तो मैं न्यूज व्यूज में देखते रहते हैं ना। पढ़ लिया? आउटपुट में हल्का सा घंटा परिवर्तन, फिर वैसी बात कर रहा है यार। इनपुट में हल्का सा परिवर्तन से आउटपुट हो, सुनता नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसी हरकतें कर दी ना, छोटी छोटी गलती, तो एग्जामिनर बाद में कूटेगा, मैं पहले कूटूंगा तुझे। इनपुट में अब मैंने तुझे हल्का सा एक लगाया, तुझे दर्द हुआ। आउटपुट दर्द होना, इनपुट ये घुसा मारना है नहीं, तो ये था। अब जैसे मान ले तेरी बॉडी सेंसिटिव बॉडी है, तो अगर नॉन सेंसिटिव है तो मैंने जोर से मारा तब भी तुझे चोट नहीं लगी, जो सेंसिटिव ही नहीं है। और अगर सेंसिटिव मैंने तुझे हल्का सा मारा तब भी अपने घास और दर्द हुआ। तो इनपुट मतलब ये मारना, आउटपुट तेरी स्किन पे प्रभाव करना। क्लास हो जाएगी, हिंदी की क्लास है नहीं आज, है 3 दिन की छुट्टी पे थे ना सर, कल आएंगे शायद। अपना बढ़िया जाओ, एक आधा किलो पकौड़िया, अब आलू काटो, बेसन लो, अपना पकौड़े बनाओ और चाय बनाओ, खाओ पियो और सो जाओ। लेकिन ये बारिश होनी चाहिए संडे को। बारिश का नहीं, अब तो देहरादून के ये भी है, किसी ना किसी हिस्से में डेली भारी बारिश होगी। इस बार संडे को रायपुर एरिया में पूरी बाढ़ आ गई। हाँ, चले फिर आगे। देखो बेटा, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में।
पहले हम लोग लिखते हैं धारा संवेदनशीलता, जिसे बेटा हम लोग SI से प्रदर्शित करेंगे। है जी। देखो, धारा संवेदनशीलता का मतलब ये, एक बात बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर में धारा 0 है, बैलेंस है, हाँ मतलब जब गैल्वेनोमीटर में 0 जाती है तो बैलेंस हो गया। अगर IG का मान हल्का सा कुछ बहना शुरू करे, मतलब अनबैलेंस है, और IG का मान हल्का सा होते ही जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो मान दे दे, डिफ्लेक्ट कर दें, तो पॉइंटर का, भाई ये पॉइंटर है, हर एक मीटर में हम सब एनालॉग मीटर की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, तो जो ये पॉइंटर चलेगा ये तो आउटपुट है, और धारा में परिवर्तन मतलब इनपुट है। तो यहां हम लोग लिखते हैं SI बराबर में थीटा अपॉन में IG। थीटा कुछ और नहीं, इसे कहते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल या कोण। डिफ्लेक्शन मतलब ये पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। याद रखिए कि ये डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग डिग्री में ना देके mm में करते हैं, भाई कितने mm का डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसकी जो इकाई है बेटा, ये बनी इकाई की अगर बात करें mm अपॉन में, बोलो यार, एम्पियर हो गई। मीटर पर एम्पियर भी हो सकती है, mm अपॉन मिली एम्पियर भी हो सकती है। ठीक है जी, मतलब धारा है अपॉन में। एक होती है विभव संवेदनशीलता, जिसे बेटा हम लोग करते हैं मेरे बच्चों SV से। V मतलब वोल्टेज है, I मतलब धारा। तो हमने कहा जी SV बराबर कि भाई ये वोल्टेज से भाई हल्की, अगर देखो बैलेंस की स्थिति में जो हमने RG लगाया था गैल्वेनोमीटर, उसमें वोल्टेज भी 0 था। भाई IG का मान 0 है तो वोल्टेज भी 0 आना था। तो ये जो VTH है, अगर वो हल्का सा आएगा तो इससे डिफ्लेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी यूनिट कितनी होगी, mm अपॉन में वोल्ट। एक होता है फिर सेतु संवेदनशीलता, SB, सेतु संवेदनशीलता। ठीक है भाई बच्चों। तो SB इसकी इकाई देखो, SB, B मतलब ब्रिज, थीटा बटे डेल R बटे R। अब देखो डेल R क्या है, आपको याद आएगा एक ब्रिज हमने ये बनाया था, PQRS, यही तो था। तो हमने ये कहा कि हमने इस R में डेल R परिवर्तन कर दिया। जो डेल R है ये बताता है प्यारे बच्चों प्रतिरोध परिवर्तन, प्रतिरोध परिवर्तन ये बताता है भाई। क्या बताएगा, प्रतिरोध परिवर्तन। तो अब डेल R का इकाई भी ओम है और R की भी ओम है, तो ये तो कट गया। तो ब्रिज सेंसिटिविटी की इकाई आएगी mm। इसके लिए आगे भैया ये ठीक है जी। अब देखो हमने कहा कि
एस बी व एस वी में संबंध। तो एक संबंध होता है एस बी बराबर में सप्लाई वोल्टेज वी एस वी बटे आर बटे एस प्लस एस बाई आर प्लस में 2। इन दो के बीच में जो संबंध बनेगा ये है। V इंटू एस वी अपॉन आर बटे एस प्लस एस बटे आर। फिर हमने कहा कि सेतु संवेदनशीलता के अधिकतम होने की शर्त। तो देखो जी, P बटे Q बराबर में R बटे S बराबर 1, ये शर्त है। यानी कि भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात क्या है? इकाई है। हम लोग क्या कहेंगे कि भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात इकाई होता है। जब इसे आप यहां रखोगे एस बी मैक्सिमम बेटा, तो वी एस वी बटे एस बाई आर, आर बाई एस। भाई बताओ, आर बाई एस का मान 1, तो एस बाई आर का मान भी 1, तो ये आ जाएगा भैया 4। देखो ये जितने ब्रिज लिखे थे ना हमने, यहाँ आ जाओ, जितने तुमने यहाँ लिखे थे, वोल्ट मीटर पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हमने। क्यों? आप लोगों को रियली में ज़रूरत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें से मैगर, तो मैगर को तो खैर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सीखेंगे पूरा मैगर को बना के। इसमें से मैक्सवेल और इसमें से शेरिंग। मतलब इन 4 चीज़ों को नहीं आप छोड़ सकते। शेरिंग ब्रिज बहुत खास है, बल्कि आईटीआई वाले बच्चों के पास मैक्सवेल पे न्यूमेरिकल आ चुका, मैक्सवेल ब्रिज के फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आ चुका, तो आप इन्हें नहीं छोड़ने का रिस्क ले सकते। व्हीटस्टोन सबसे पहली चॉइस होती है इन उस पूरे पेज में से। तो अब व्हीटस्टोन, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें करवाई तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखो भाई, फिर यहाँ से लिख लिया ये, या आप लिखोगे? चलो अब लिखो इसे फिर। अरे मेरे से पूछना, मेरे से पूछ। सर वो जो आपने संबंध बनाया है एसपी और एसपी का, मुझे वो अपॉन 2 है तो डिवाइड किया है तो आर अपॉन प्लस आर अपॉन एस, ये डेरिवेशन आया, ये तो फॉर्मूला था, डेरिवेशन आया ये आर अपॉन एस प्लस एस बाई आर प्लस 2। तो देखो इसका मान 1, इसका मान 1 और 2, ये रहा 2 और 1 3 और 1 4, जोड़ा ये, जोड़ के आ गया भाई बच्चे। ये मैं ऐड कर लूं? ये ग्रुप खेलना बंद कर दो नालायकों, कब सुधरोगे तुम? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यार। हाँ, लेकिन ओम मीटर में कोई डेरिवेशन और फॉर्मूला नहीं होता ना।
मतलब होता ही नहीं उसमें, ये नहीं कि स्किप करेंगे, होता ही नहीं ओम मीटर में। हाँ हाँ करेंगे अभी थोड़ा सा। उसमें कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ना होती, ना आपको ज़रूरत है, ना उसमें कोई फॉर्मूला आता। इसमें जो आता है बस वो तो लिखेंगे। वैसे तो इनमें कई सारे ब्रिज है, सब में छोटा छोटा 2 पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, जैसे कैल्विन है, तो वैसे तो कई सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला और डेरिवेशन की बात। चले भाई आगे देखो, आपने ये पढ़ा है कि आई जी बराबर में वी टी एच बटे में प्लस आर जी, ठीक है भाई। और आपने ये भी पढ़ा है कि एस आई बराबर में थीटा बटे आई जी, तो थीटा बराबर एस आई गुणा, ये भी तो है जी। क्या हुआ है ना? तो हमने इसकी 2 अलग अलग अवस्थाएं ले ली, या 2 अलग अलग गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में कंपेयर कर रहे हैं हम। जैसे एक बार हमने ए कहा तो वीटेज और आरटीएस तो बदलेगा नहीं। जैसे हम लोग लोड को वेरी करवाते थे, तो एक बार हमने ये कहा कि इसके लिए है आर जी ए, भाई ये है तो ए लगा दिया, एक बी है तो हमने आर जी बी लगा दिया, ठीक है जी। इसके लिए जो सेंसिटिविटी है वो एस आई ए लगा दी, और इसके लिए एस आई बी कर दी। इसके लिए जो डिफ्लेक्शन है वो थीटा ए ले लिया बच्चों, और इसके लिए थीटा बी ले लिया, ठीक है भाई। तो यहां देखिए थीटा बराबर में एस आई गुणा वी टी एच बटे आर टी एच प्लस में, ये लिख लिया जी। अब इसे हमने क्या कहा कि अगर हम थीटा ए के लिए लिखते हैं तो भाई ए के लिए ऐसा ही है, और वी टी एच अपॉन में आर टी एच प्लस आर जी ए, ये होगी समीकरण ए। एक है थीटा बी बराबर में एस आई बी आर टी एच प्लस आर जी बी, ठीक है भाई बच्चों। ये बिंदु नहीं, नहीं ब्रिज एक ही है, समझे नहीं, ब्रिज एक ही है। देखो जब हम थेवेनिन से सॉल्यूशन करते थे तो हमने कहा था कि भाई अंदर वाला जो नेटवर्क है वो परिवर्तित नहीं होता, लोड को बदलते रहेंगे तो उसमें अलग अलग धारा निकाल सकते हैं। तो एक अवस्था में हमने आर जी ए लिया, एक अवस्था में हमने आर जी बी लिया, नेटवर्क वही है जिट इज। तो हमने कहा जी अगर हम समीकरण ए को 2 से भाग दे दें तो थीटा ए बटे थीटा बी बराबर एस आई ए एस आई बी, वी टी से वी टी कट जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो आर टी एच प्लस, ये इसके साथ इन्वर्सली है ना, तो अगर ये है तो ये बी वाला आएगा। तो जो रिलेशन है ये बन जाएगा, भाग दोगे ना एस आई बी, वी टी एच से वी टी एच, ये घूम के नीचे आएगा तो ऊपर, क्योंकि थीटा और इसका रिश्ता इन्वर्सली है, तो थीटा ए के ऊपर ये चला जाएगा, थीटा बी में ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन आता है 2 अलग अलग अवस्थाओं में डिफ्लेक्शन निकालने का।
कंप्लीट कर लो इसे। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग भी चैनल को शेयर ज़रूर करें। जो रमन सर क्लासेस चैनल है उसको शेयर ज़रूर करें आप लोग भी। कल तो मैंने इसलिए नहीं ली, कुछ एडिट कर रहा था उसके लिए। इस पे आने वाले 10 दिन में लगभग 160 वीडियो की एक प्लेलिस्ट अपडेट हो गई। मतलब समय होगा तो फास्ट मोड में तो देख सकते हो आप भी। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुन सकते हो। जब तक नौकरी ना लगे जितनी बार सुन लोगे उतना बढ़िया। तो हो गया, लिख लिया। ये नंबर ही शेयर, ये नंबर ही लिखे जा रहे हैं कि मुझे भी ऐड कर लो। किस में ऐड कर लूँ भाई, भगवान जाने। किस में ऐड करूँ भगवान जाने। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा ओम मीटर। देखो जी, यह है, देखो इसको ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में ज़्यादातर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए
उपयोग किया जाता है। इसे दो प्रकार से बनाते हैं। एक है बेटा ये श्रेणी टाइप का, और एक है ये पैरेलल समांतर वाला जो कहते हैं। बस ये मानो ये तो शुरू हुआ और खत्म हुआ। ये तो श्रेणी, एक और है जी समांतर टाइप का। देखो ये समांतर। बस जो चीजें इसमें अब बना रहा हूं ये ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। बना लिया ये। देखो भाई आज तो मक्खी आ गई बहुत दिन के बाद। बारिश हो रही बेचारा, अब ये कहाँ जाएगी। ये मीटर बना दिए हमने। देखो एक बात बताओ, अगर ये यहां एमीटर 0 मान रीड करता हो, 0 कब रीड करेगा? जब ये ओपन हो जाए। मतलब अगर आरटी का मान अनंत हो जाए तो ओपन हो जाता है। तो एमीटर 0 रीड करेगा अगर, तो आरटी यानी टेस्ट रेजिस्टेंस का मान हमारा अनंत है। 0 पे तो शॉर्ट हो जाएगा ना। अब ये बताओ, अगर ये आई का मान अपना फुल स्केल वैल्यू रीड करता हो पूरा, तो तभी तो करेगा भाई जब ये शॉर्ट पाथ दे देगा। तो यहां है आरटी का मान 0। तो श्रेणी में उल्टा है, आई का मान 0, आर का मान अनंत। श्रेणी में उल्टा है। और यहां पर आई का मान पूरा, तो ये 0। पैरेलल में एक बात बताओ कि अगर यहां एमीटर का मान 0 हो, देखो एमीटर मतलब ये, तो ये 0 तब हो सकता है जब कोई भी करंट इस तरफ को ना जाए, है जी। यानी कि हम ये कहते हैं कि करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर इस आरटी का मान हम 0 कर दें, 0 मतलब शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होने का मतलब पूरा करंट इधर ही निकल गया। अगर आई का मान हम फुल स्केल कहें, तो इसका मतलब यह है जब ये ओपन हो जाएगा, भाई ये ओपन हो जाएगा तो पूरा करंट यही जाने लग जाएगा। तो पैरेलल टाइप में ये कहानी है ये वाली, और श्रेणी में ये है। तो इसको याद भी रखना है और इसको बनाकर भी देख लेना है। चलो जी इसे बनाओ तुम, तब तक हम आगे बढ़ते हैं।
नंबर 5 पर है कैरी फोस्टर ब्रिज, इसी का नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। बना लिया ये। अभी रुको, पूरा कंप्लीट कर लो। देखो ए पॉइंट था, ये बदल दी हमने एस और आर। ये स्लाइड वायर है। स्लाइड वायर का जो प्रतिरोध है, अरे 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ फिर लिख लेना। स्लाइड वायर जो प्रतिरोध है वो दिया है आपको R ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर दूरी का R ओम है। देखो जी, यह है मध्यम रेंज प्रतिरोध को तुलना करके नापता है। फॉर्मूला है R माइनस एस बराबर में L2 माइनस L1 इंटू तो R निकालना है, S हमारा स्टैंडर्ड प्रतिरोध है। देखो L2 और L1 ये दूरी है, इस पोजीशन में L2 है, इसमें L1 है, तो इन दोनों का अंतर L2 माइनस L1 इंटू जो भी प्रति दूरी पर प्रतिरोध है, प्रति मीटर दूरी पर प्रतिरोध है, उससे गुणा। तो आपको ये भी देगा कि ये 5 मीटर है, ये भी देगा कि ये 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर या mm है,
और आपको 1 मीटर का प्रतिरोध भी देगा, तो आपको तुलना करवाएगा R और S का अंतर कितना आएगा। तो L2 माइनस L1 इंटू R। तो ये इसलिए ज़रूरी है, कैरी फोस्टर ब्रिज का नाम दूसरा क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। ये किस रेंज के प्रतिरोध को नापता है, मध्यम रेंज के प्रतिरोध को कैसे नापता है, तुलना करके नापता है। ठीक है जी, चलो बनाओ इसको। कंपैरिजन, ब्रिज एक ही है, उसकी अवस्थाएं अलग अलग है। कम होगी, इतने में तो आ जाएंगे 9 बजे वाले बच्चे। हैं क्या क्या क्यों? अरे जे वालों का भाई बहुत सिलेबस है यार। अभी तो कितने, 2 तीसरा मेरा चल रहा है, 2 हिंदी हो जाएगा, 4 ही सब्जेक्ट हुए अभी। क्यों नहीं, जे वालों की तो प्रतिदिन क्लास भी तो काफ़ी बड़ी चलती है, तो उन्हें सब्जेक्ट भी तो 30 पढ़ाने ना। मजे क्या ले रहे हैं कि भाई तनख्वाह में भी तो अंतर होगा। तनख्वाह में भी अंतर होगा, पोस्ट में भी अंतर है। तो अगर ITI वाला IS के जितना पढ़ेगा तो वो ITI वाले की गलती है ना। भाई देखो, हर एक पोस्ट डिफाइन है, सब अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। किसके? तो ब्रिज वाले की कराई तो हमने, ब्रिज सेंसिटिविटी सिर्फ प्रतिरोध की तो डिफाइन है, थीटा अपॉन डेल आर अपॉन आर। बाकी तो मुझे कोई सवाल दिखाना, देखो याद आ जाएगा। वो प्रतिरोध की नहीं होती, वो किसी भी ब्रिज के लिए वो होती है डिफ्लेक्शन फैक्टर। डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है वो। किसका लिखना है? चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ना, मैं कहूँगा आपको, सुनना, पहले लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक कैरी फोस्टर ब्रिज में पहले ब्रिज को 3 सेंटीमीटर पर रखकर 3 सेंटीमीटर स्लाइड वायर दूरी पर संतुलित किया गया है। फिर भुजाओं के प्रतिरोध को आपस में बदलकर 5 सेंटीमीटर दूरी पर संतुलित किया गया है। तो L2 5, L1 3। ठीक है भाई। यदि स्लाइड वायर का प्रतिरोध
1 ओम पर मीटर हो या 2 ओम पर मीटर हो तो आर और एस का अंतर ज्ञात कीजिए। ये इसका सवाल है। मतलब L2 माइनस L1 इंटू आर करना और कुछ नहीं करना। और देखो एक चीज और याद रखना, कभी तुम भावुक हो जा, मान ले तुम्हें एस दे दे तो इधर एस माइनस में L2 माइनस L1 आर निकाल दिया और प्लस में एस जोड़ दिया। एक ही तो बात है ये भाई। इधर एस माइनस में है, एस का मान भी देता तो इधर कर देते। ये लिख ले सबने। चलो जी, अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। आर का जो मान है वो 1 ओम से कम। विधि क्या क्या है? एक है जी पोटेंशियोमीटर मेथड। चलो बेचारा ये तो फालतू का मेथड है, 1 मिनट के अंदर पूरा। ये आर है, ये एस है। एस मतलब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जनरली स्टैंडर्ड वोल्टेज को नापने का काम भी करता है भाई। तो भाई बच्चों हमने एक काम किया, पहले तो इनकी पोजीशन हमने यहाँ रखी, तो किसे नापेगा यार? अरे वी आर को नापेगा। फिर इसकी पोजीशन को बेचारे की हमने इन पे बदल दिया तो वी एस को नापेगा। इसमें जो धारा है वो आई है। जरा ये बोलना यार, वी आर का जो मान है, अरे वो आई आर होगा। वी एस का जो मान है वो आई इंटू एस होगा। अगर हम इन्हें दोनों को डिवाइड कर दें तो आर बराबर वी आर बटे वी एस इंटू खत्म। अरे आर बराबर में प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज बटे स्टैंडर्ड के अक्रॉस वोल्टेज इंटू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये हो गया जी पोटेंशियोमीटर मेथड। समाप्त हो गया। कुछ मिसलेनियस चीजें लिखा दूं आपको। देखिए जी, इंडियन यानी भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड जो सेल वोल्टेज है, पता है? 1 पॉइंट नहीं, तूने याद तो रखा लेकिन सही नहीं रखा। 1.0186 वोल्ट। ठीक है दोस्त, ये इंडिया की स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज मानी गई है। और भारत की इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज ये मानी गई है भाई बच्चों 415 वोल्ट। जब आप कहीं भी सरकारी बिल्डिंग में जाओगे तो मीटर पे भी लिखा रहता है 415 वोल्ट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज है और ये सेल वोल्टेज है। हाँ तो स्टैंडर्ड एसी ही है, डीसी लोड को चलाने के लिए हम यूज ही नहीं करते ना।
हो गया जी, लिख लो। ये देखो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं ना आज आईटी वाले पे। सर फास्ट टाइम लाइव, हो गया भाई बच्चों। चलो जी नेक्स्ट है जी केल्विन डबल ब्रिज। भाई अभी किसे केल्विन को हिंदी में लिखो इंग्लिश में, इसका नाम है ये, इसे नहीं बदल सकते हम। मान लो किसी का नाम गरीब दास है तो उसको पुअर दास नहीं बोल सकते हम, अंग्रेजी में भी गरीब दास ही है भाई। हैं सर एग्जांपल दे रहे हैं पैरासीटामोल। अब ऐसे क्या बोलोगे तुम हिंदी में? हाँ मतलब नाम है। देखो बेटा इसमें लिखेंगे यह है व्हीट स्टोन सेतु का ही एक मॉडिफिकेशन है। ये मतलब सब चीज़ें व्हीटस्टोन ब्रिज की है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में एक समस्या थी। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो थर्मोइलेक्ट्रिक कल बताया था, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव खत्म नहीं हो रहा था। जो अब ब्रिज को चलाने के लिए लीड से तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, सप्लाई देने के लिए लीड का प्रतिरोध खत्म नहीं हो रहा था। जब आपस में दो तार को तुम जोड़ते हो, कांटेक्ट कराते हो, तो भाई वहां का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा था। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की इन समस्याओं के कारण ही हमने इसे लो प्रतिरोध को नापने में इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? लो प्रतिरोध का मतलब यार 1 ओम से कम। अब ब्रिज को जोड़ने वाली जो तारे हैं, मान लिया उन्हीं का 0.5 हो जाए तो त्रुटि ज़्यादा हो गई। तो हमने कहा जी हम इसका थोड़ा समाधान करते हैं। भाई कुछ पेन भी रखा नहीं, मैं कहा इसने तो बारिश में कमाल ही कर दिया। ये तो सही है ना, तुम्हारी क्लास में ऐसे गर्ल्स वगैरह है नहीं, जैसे मर्जी आ जाओ। यह व्हीटस्टोन सेतु का ही एक मॉडिफिकेशन है। देखो इसमें रिवर्सेबल स्विच का उपयोग होता है, इसीलिए इससे थर्मो
इलेक्ट्रिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसमें रिवर्सिबल स्विच का उपयोग होता है, इसलिए इससे थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ये पहला बिंदु है केल्विन का। फिर देखिए, इसमें कनेक्टिंग लीड का प्रभाव समाप्त हो जाता। इसे कनेक्टिंग लीड को ब्रिज को जोड़े जाने वाले तार भी लिख सकते हैं बेटा। इसमें संपर्क प्रतिरोध भी समाप्त हो जाता है। इसमें ये जरूर लिखिएगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जैसे ये कोई मोबाइल है और मैं इसको चार्ज पे लगाऊं, तो कांटेक्ट के समय कई बार आप देखे होंगे स्पार्किंग भी हो जाता है, तो वो कांटेक्ट वाला जो प्रतिरोध है वो कम हो जाए। बना लिया भाई बच्चों ने? चलो नेक्स्ट लिखो। क्या हुआ दोस्त, आज तो बड़ा उदास सा लग रहा है। नींद आ रही है क्या? बस अब छुट्टी हो जाएगी, जाके सो जाना। जो आराम करना है वो अभी करते चलो। कभी भर्ती आए और तुम गए कि अब तो आराम करेंगे, फिर समय नहीं है। मतलब अभी रेगुलर रात दिन पढ़ने के बजाय रेगुलर रखो अपनी पढ़ाई को, ताकि चीज़ें याद रहती रहें। अभी तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, एग्ज़ाम जब फॉर्म आएगा तब वनडे स्टार्ट करेंगे, और जब एडमिट कार्ड आ जाए तब T20 खेलेंगे। तो अभी तो टेस्ट मैच में अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। चलें, चलो नेक्स्ट लिखेंगे, उच्च प्रतिरोध को नापना। उच्च प्रतिरोध को नापना। तो उच्च प्रतिरोध यानी कि 100 किलो ओम से ज़्यादा। चलो जी एक बार इसकी फिर वीडियो को याद करते हैं। हाँ भाई बता, मेथड क्या क्या है? लॉस ऑफ चार्ज मेथड। आवेश को खोने वाली विधि। हाँ देखो ये लिखा भी इसमें, ये सारे प्रभाव खत्म। हाँ दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर दोनों एक साथ भी दे रहा है तब केल्विन पे टिक करना है। अलग अलग होता है, एक में डी ऑरिजिनल गैल्वेनोमीटर होता है, एक में वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होता है। एसी में वाइब्रेशन और डीसी में डी ऑरिजिनल गैल्वेनोमीटर। अभी मत लिखो, गैल्वेनोमीटर पूरा अलग लिखाऊंगा तुम्हें ना, पूरा टेबल बनवाऊंगा एक। गैल्वेनोमीटर दो तरह के नहीं है, 6-7 प्रकार के होते हैं। ऐसे वॉटमीटर भी सिर्फ 1-2 तरह के नहीं है, कम से कम 6-7 तरह का है वॉटमीटर भी। ऐसे एनर्जी मीटर भी है दोस्त। एम्पियर मीटर भी है, एसी को नापने के लिए एनर्जी मीटर भी है।
और एसी देसी को नापने के लिए थॉमसन वाला मीटर जो कम्यूटेटर लगाते हैं ऊपर। हाँ देखो भाई, लॉस ऑफ जो चार्ज विधि है, अभी आपने कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पढ़ा है, पढ़ा था ना, तो इसी पर आधारित है। बहुत छोटा सा है ये, अब आपको इसके डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। ये आर है जो हमें नापना है और इसके सापेक्ष में ये कैपेसिटर सी था। बातें नहीं, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो है बच्चों वीसी। हमने ये कहा कि पहले यह स्विच बंद है तथा जो संधारित्र या कैपेसिटर है तथा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है। ठीक है भाई बच्चों, हमने कहा कि कैपेसिटर, ये स्विच बंद है और कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। हमने कहा कि अब हमने इसे खोल दिया स्विच को। जब स्विच खुल जाएगा तो ये आर के सापेक्ष अपना डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। तो डिस्चार्ज की अवस्था में जो समीकरण आती थी वो बनती थी वी सी बराबर वी ई की माइनस टी बटे आर सी। हाँ वो टो लिखो, आर सी लिखो, यही तो आती थी भाई बच्चों। लॉस ऑफ चार्ज क्यों कहा कि जो ये पूरा चार्ज है अब इसे लॉस कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा था। तो भाई बच्चों इसे जब आप हल करते हो, आर बराबर आपको मिलता है टी बटे सी, हमें आर ही तो नापना है, टी बटे सी लॉग ई वी बटे वी सी। वी सप्लाई वोल्टेज है और वी सी कैपेसिटर के अक्रॉस वो बना रखा है, देखो वोल्टेज है। अगर लॉग ई की बजाय मान लिया यहां लॉग 10 होता तो 0.4343 टी बटे सी लॉग ई और यहां लॉग 10 वी बटे वी सी। क्योंकि यहाँ लॉग ई को लॉग 10 में जब बदलते हैं 2.303 ये लिखते नहीं तुम 1 बटे में, अरे लॉग ई को लॉग 10 में बदलते हैं यहाँ तो 2.303 जब लिखते तो डिवाइड करते तो यही आना था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर से सुन लो, देखो लॉस ऑफ चार्ज जो विधि है उच्च प्रतिरोध को नापने की एक विधि है जिसमें कैपेसिटर को प्रतिरोध के सापेक्ष हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब चार्ज में लॉस हो रहा है, कमी आ रही है भाई, डिस्चार्ज हो रही है। तो आर बराबर टी बटे सी लॉग ई वी बटे वी सी। लॉग ई की बजाय लॉग 10, अगर लॉग 10 लिख रहा है तो ये 0.4343 लिखेगा और लॉग ई लिख रहा है तो सिर्फ ये। टी समय है भाई, अरे जो पहले चार्जिंग डिस्चार्जिंग में भी था तो टी हमारा जो है वो समय है। चलो लिख लो इसे फटाफट से यार। हाँ हाँ 1 बटा जब करोगे तो यही आना है जी। हाँ एक बच्चा लिख रहा है सर स्पीड में पढ़ाओ। नहीं उसे पढ़ना थोड़ा ही है, इसे यही नहीं पता कि 1 महीना बैच चलते हुए लगभग 13-14 चैप्टर तो निपटा लिए हमने। और ऐसा नहीं है, बड़े भी चैप्टर थे, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी थे। लेकिन इसे भाई वो तो कहने का हकदार है, अगर जितना पढ़ाया इसे एक एक चीज आ गई हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसे 50% भी नहीं आई। अब ये सोच रहे कि मास्टर जी को भी रोकट बना के उड़ा दे।
ये इतना जरूरी नहीं है पूछेगा लॉस ऑफ चार्ज विधि। अगर अति करें कि लॉस ऑफ चार्ज विधि में प्रतिरोध को नापने का सूत्र क्या है, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि लोग ई निकालना जी वालों पे नहीं आता, बिना कैलकुलेटर के कौन निकालेगा लोग ई, तो सूत्र पूछ सकता है। लॉस ऑफ चार्ज विधि में प्रतिरोध को नापते हैं निम्न सूत्र से, नीचे 4 ऑप्शन देगा, पहचानना होगा। अगर आता है तो इस तरह का, अगर आया तो मुश्किल पेपर है, फिर आसान पेपर नहीं है। अन्यथा ये विधि मैंने जो पहले पेज पे कल बनवाई थी पूरा एक, ये मतलब आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, कौन सी विधि कहाँ इस्तेमाल होगी। दूसरी बस लिख लो, इसे कुछ ऐसा करना नहीं है। एक होती है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, बस ये विधि का नाम याद रखो, इसमें बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ज़्यादा लिखना है तो बस ये लिख लो, चलो एक लाइन लिखा दो। इसमें गार्ड टर्मिनल के द्वारा लीकेज धारा को बाईपास करते हैं। ये मैंने पहले भी एक बिंदु लिखा दिया था, आपको पूछ सकता है बेटा कि गार्ड टर्मिनल का उपयोग क्यों करते हैं, तो मैं लिख दिया। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में तो बहुत अच्छे से करते हैं। तीसरा है मैगर, तो मैगर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ लिख लो बेटा, और अन्यथा इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी वगैरह के साथ में हम लोग बनाकर देखेंगे। यह केबल में टेस्टिंग में भी उपयोग किया जाता है। यह इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने में किया जाता है। इसमें 500 वोल्ट डीसी जनरेटर उपयोग होता है। इसकी गति कितनी है? 160 आरपीएम होती है। यह डीसी जनरेटर व ओम मीटर का कॉम्बिनेशन है, या डीसी जनरेटर व ओम मीटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी ये बिंदु जोड़ लो, बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। चलिए नंबर 4 पर क्या है? मेगा ओम। इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में देखो। ये 4 मेथड है, कौन सा किसके लिए इस्तेमाल है, ये आप लोगों के सिलेबस में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। चलिए जी, धन्यवाद।